हमारे साथ इस समय डॉक्टर विनीत वर्मा हैं, आप एमएस हैं हरदोई से, और डॉक्टर मनीष पांडे हैं रीवा कैनो फार्मा कानपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनीत वर्मा, आपसे ही चीज़ों को शुरू करना चाहूँगा मैंने आपकी एक न्यूज़ कहीं पढ़ी थी साल 2011 से रिलेटेड। सबसे पहले मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि उस खबर ने मुझे भी प्रोत्साहित किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और हमारे दर्शकों को ज़रा उस बारे में बताइए और क्या कुछ था। सन 2011 में जी, थोड़ा सा ऊपर करें। सन 2011 में एक बच्चा हमारे पास में आया था। लखनऊ में इलाज करा रहा था तो ठीक नहीं हो पाया था, डायग्नोसिस नहीं बन पाई थी। तो 2011 में जब हमारे पास आया तो अपर जीआई एंडोस्कोपी करके उसके स्टमक और स्मॉल बावल में हमने कुछ नीले पीले लाल तारों को देखा। तो उसको ऑपरेट करने का हमने फैसला किया। तो एक बीमारी होती है, जब हम लोग पढ़ते थे वेजॉर्स एक चीज़ें होती जो हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से हमारी आंतों में रुकावट हो जाती है। जब हम पढ़ा करते थे तो 3 तरीके के बेजॉर हम लोगों को पढ़ाए जाते थे। दिस वाज द न्यू इंट्रोडक्शन इन द बेजॉर फैमिली। द टर्म हमने जो डिसाइड किया, प्लास्टिक वेजॉर। दिस प्लास्टिक वेजॉर कम्स टू 4th नंबर इन द डायग्नोस्टिक्स। उसके बाद में इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया कि अब बेजॉर फैमिली 3 की नहीं 4 की हो गई है। उसके बाद में बेजॉर्स के ऊपर जितनी भी रिसर्चेस होती हैं उसके लिए हमसे पूछा जाता है, तो हम उनको गाइड करते हैं। थैंक यू। तो जब आपके सामने वो पेशेंट आया था तो क्या आपको एहसास था कि उसके साथ जब आप उसको डायग्नोस करेंगे या जब उसका ऑपरेशन करेंगे तो उसके साथ आपको इतना क्रिटिकल मामला मिल सकता है, आपको लगता था? नहीं, हमने जब डायग्नोसिस की थी तो उससे पहले ही हम लोग तैयार थे कि हमको क्या करना है और हमको क्या मिलने जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन करने से पहले फुल डायग्नोसिस ज़रूरी होती है। तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन टर्म की बात आई थी कि इसको टर्म क्या दिया जाए। तो इसको प्लास्टिक वेजॉर करके टर्म दिया, एंड दैट वाज द न्यू इंट्रोडक्शन एंड यूनिक इंट्रोडक्शन इन द वेजॉर फैमिली। दिस वाज द माय पेपर पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल एंड वेरियस इंटरनेशनल जर्नल्स। और इस तरीके के ऊपर वाले की राधा रानी की कृपा से तो काफ़ी मरीज आते रहते हैं ऐसे अजीब अजीब से। आप तो डॉक्टर साहब इसके लिए फेमस हो गए होंगे कि वहाँ चलो, वहाँ ऐसे मामले आते हैं, आ ऐसा इलाज जाते, होता है। पूछ के आ जाते पूछ के आ जाते हैं। बाहरी शहरों से भी। चलिए, हम आपके साथ आएंगे अभी। डॉक्टर मनीष पांडे भी हमारे साथ हैं, आप रीवा कैनको को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, रीवा कैनको को लेकर के एंटी एजिंग कैंसर प्रिवेंटिंग उपलब्ध करा रहा है। चूंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में कैंसर का नाम सुनते ही मरीज़ आधा बीमार तो जो होता है दिमागी तौर पर और ज़्यादा हो जाता है। क्या है ये और कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? थैंक यू। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं मनीष पांडे एज ए CEO रीवा कैनको फार्मा की तरफ से काम करता हूँ। रीवा कैनको फार्मा बेसिकली, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ऑर्थो का ही केस था मेरे ख्याल से, जो चीज़ें थी, तो हम लोग ऑर्थो और गायनिक में काम करते हैं, सेगमेंट में काम करते हैं। रीवा कैनको फार्मा एक प्रोडक्ट लेके आई क्योंकि जब कोरोना काल हुआ था, जब हम कोरोना में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, एक तरह से ज़िंदगी थम गई और सबके अंदर एक काफ़ी डर भय पैदा हो गया। तो कहीं ना कहीं लगा कि हमें एक पोस्ट इलनेस के बाद, बीमारी होने के बाद जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्या हम प्रिवेंटिव पे काम नहीं कर सकते। और कोरोना के बाद इसमें शायद एक तरह से बाढ़ आ गई कि प्रिवेंटिव लोग जागरूक हो गए और प्रिवेंटिव मेजरमेंट लेने लगे। तो एक साइंटिस्ट हैं डेविड सिंकलर, जो अमेरिकन अभी हार्वर्ड में वो जेनेटिक्स के प्रोफेसर भी हैं। अच्छा। उनका एक रिसर्च पेपर रेस्वेट्रॉल के ऊपर था, और उसके बाद हम लोगों ने भी उस पर काम किया। तो हमने देखा कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है। डॉक्टर साहब यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, जो आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, एयर इंडेक्स देख लीजिए कैसी ऊपर में है, तो जो हवा भी हम ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सारी टॉक्सिक चीज़ें हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और वही टॉक्सिक
सीधे चीज़ें जो ले रहे हैं वो शरीर के अंदर जा कर के जो सेल्स को डैमेज करती हैं और वो अल्टीमेटली कैंसर सेल में डेवलप होता है। जी। तो जो ये रिस्वेट्रॉल है इसका काम है उन टॉक्सिक चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना, और जब उस पदार्थ को आप बाहर निकाल देते हो तो उसके कैंसर सेल में डेवलप होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो एक इस तरह से हम लोगों ने जो अभी एक मल्टीविटामिन हमारा यूएस आया है और उसमें रेस्वेट्रॉल है, करक्यूमिन है, ओमेगा 3 है, तो उसी रिसर्च के बेस पे हम लोगों ने इसको लॉन्च किया इंडिया में और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। डॉक्टर्स के फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं, पेशेंट्स के फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये कैंसर होने के बाद की रोकथाम नहीं है, ये कैंसर होने के पहले की रोकथाम है कि जो मूलभूत कारण हैं सेल्स को डैमेज होने का और उसके कैंसर के रूप में तो बदलने का। ये मतलब आदमी अपने नॉर्मल डेज में इस्तेमाल कर सकता है या किसी बीमारी के चिन्हित होने के बाद? नहीं, ये एक तरह से मैंने कहा कि प्रिवेंटिव मेडिसिन है, एक मल्टीविटामिन के तौर पे इसको आप डेली ले सकते हैं। और जो रेस्वेट्रॉल मैं बोल रहा हूँ इसका इलाज ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर करते हैं कैंसर होने के बाद, बट उसका डोज काफ़ी हाई होता है। इसमें जो डोज है वो डेली कंजम्पशन वाला डोज है जो डेली लेने पे बॉडी को एक तरह से क्लीन कर देता है। तो जब हम क्लीन करते हैं, जब हम प्रिवेंटिवली आगे चलते हैं तो शायद देखिए क्या कब हो जाए ये तो ऊपर वाला जानता है। मगर ये बात कही जाती है कि कैंसर की दवा बड़ी महंगी होती है, तो आपकी ये एंटी एजिंग दवा भी उसी कैटेगरी की तो नहीं है? क्योंकि नहीं, ये इसमें इस मल्टीविटामिन ये हमारी 50 रुपीज़ की एक टैबलेट है और रेस्वेट्रॉल ये अपने आप में एक बहुत महंगी कंपोनेंट है। तो इसके अंदर मैं आपको इतनी गारंटी दूंगा कि ये एक टैबलेट लेने के बाद आपको कोई ऐसी एडिशनल मल्टीविटामिन के लिए या किसी और चीज़ के लिए कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है। होता है जनरली क्या होता है कि हम मल्टी मिनरल्स अलग खाते हैं, ओमेगा 3 अलग खाते हैं, बालों के लिए अलग खाते हैं, स्किन के लिए अलग खाते हैं, तो वो एक 6-7 दवाइयों का बंडल हो जाता है जो हम रोज कैरी करते हैं। तो ये आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। और साथ में मैं देखिए मैं उस रिसर्च पेपर के बेस पे ही जो हम लोग ने आगे डेवलपमेंट किया जी, मैं उसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि रेगुलर कंजम्पशन से कैंसर होने की संभावना जो है वो 95% कम हो जाती है। अच्छा, अभी हम लोग अगले सेगमेंट में आपके पास लौटेंगे, तब ये जानेंगे कि सरकारी कितना सहयोग आपको मिल पाता है। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश प्रजापति भी मौजूद हैं इटावा से, राधा स्वामी हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। इटावा जहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पिछड़ेपन की, और जब हम शहर में हॉस्पिटल चलाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी झोला छाप डॉक्टरों की भी बन जाती है। मरीज गांव से आता है तो देखते हैं बुखार में भी ग्लूकोज चढ़ा देते हैं वहां पर, फिर वो मरीज हांफता कांपता पहुंचता है शहर में। तो कैसे चीज़ों को देखते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहती हैं, कैसे मरीजों को, कैसे उनके परिवार वालों को संतुष्ट करते हैं, फिर इलाज के लिए बढ़ते हैं? थैंक यू। पहले तो आपको और आपकी टीम को और आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये बात, मेरा हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट इटावा से कम 20 किलोमीटर दूर बिल्कुल रूरल में है, जहाँ एक भरतना विधानसभा पड़ती है। मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास किराया नहीं हो पाता है जो सैफई तक पहुँच जाए। तो वहाँ पे ऐसे लोगों को देखते हुए मैंने ये सेंटर लगभग आज के 5 साल पहले शुरू किया था। उसमें देखा गया काफ़ी मरीज परेशान थे, भटकते थे, उनको काफ़ी सस्ते में इलाज देना शुरू किया है। मेरे हॉस्पिटल में लगभग डेली की ओपीडी बेस देखा जाए तो लगभग 100 से ऊपर जाती है। आईपीडी ठीक है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, काफ़ी डॉक्टरों की टीम को लेके हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक सही हुई हैं। और कैसे क्या कुछ बेहतर करते हैं मरीज जब आपके पास पहुँचते हैं? जैसी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है कि जो प्रेगनेंसी टाइम में है या एक्सीडेंट है, उस फर्स्ट एड करना, या फिर प्रेगनेंसी को जैसे लेबर पेन पेशेंट आता है तो या तो उसको तुरंत ट्रीट करके नॉर्मल डिलीवर्ट कराएं या फिर सीजेरियन के लिए। तो हमारी टीम 24 घंटे अवेलेबल रहती है, पेशेंट को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट को रेफ़र ना करना पड़े अपने सेंटर से, वहीं सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ। तो ये एक बड़ा माध्यम भी हो जाता होगा। मरीज बहुत बार तो बिना पैसे वाले भी आते होंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले के बारे में कहा जाता है कि पहले पैसा जमा कराओ फिर आगे मरीज देखा जाएगा।
देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे मेंटेनेंस को लेके भी बोला जाए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा बोला जाता है। ये बोलना बहुत कठिन, कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन हो जाता है। बोल देते लोग कि ऐसे नहीं, ऐसे जमा करा लिए, ये सब हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमने तो मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में देखा है कि बिना पर्चा भरे मरीज को अंदर आने नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मरीज आता है तो हर डॉक्टर की प्राथमिकता होती है उसको फर्स्ट एड करें, जिससे पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाए। उसके बाद आगे की चीज़ें जो संभवतः होती हैं, जैसे फाइल कंसल्ट कराना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो कराना मजबूरी होती है। नहीं तो पेशेंट बाद में कहते नहीं कि डॉक्टर ने मार के रख दिया। ये नहीं कहेंगे कि हमने 200 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चलाई और एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी दम निकल गई, उस पर भी आरोप लगाया जाएगा कि डॉक्टर ने मार के रख दिया। ऐसा नहीं होता है। तो मजबूरी में हम लोग कुछ ना कुछ कराते हैं कि फर्स्ट एड इधर हो रहा है, उधर फाइल कंसल्ट कराइए, नहीं तो अभी हंगामा करेंगे हॉस्पिटल में। सही बात, ये बात चीज़, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर को तो बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह भी हैं, आप डायरेक्टर हैं GSRM ग्रुप लखनऊ नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के। सर, आप पे बड़ा जिम्मा है। अस्पताल तो डॉक्टर तब खोलेगा जब वो अच्छा डॉक्टर या नर्स वो बन पाएगा, और एक नर्स बेहतर इलाज तब कर पाएगी जब उसको अच्छा कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। आप अपब्रिंगिंग करते हैं, क्या जिम्मेदारी रहती है, कैसे आपका स्कूल, आपका कॉलेज बच्चों को एक बेहतर एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें हैं, जो शिक्षा है, जो एटमॉस्फेयर है वो उपलब्ध कराता है? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि जो आज का माहौल दोबारा से ये कोरोना की वेव आने की संभावना और कहीं कहीं केसेस मिलना, ऐसे समय में ये हेल्थ कॉन्क्लेव जो आपने आयोजित किया उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारा संस्थान GSRM लगभग 20 साल पुराना है। 2005 में हमने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करी, जिसमें GNM कोर्स को हमने स्टार्ट किया। फिर वो बढ़ते बढ़ते नर्सिंग कॉलेज बना, जिसमें ANM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। 2018 में हमने फार्मेसी के क्षेत्र में एक और कॉलेज की स्थापना की, जिसमें D फार्मा B फार्मा भी स्टार्ट किया। तो हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में हर एक उस विंग में अभी यही प्रयास चल रहा है। फिर कोरोना काल 2020 में जब आया तो हमने 2021 में जब सेकेंड वेव आई, उस समय हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार होके और चालू हो चुका था, जिसमें हमने ऑक्सीजन प्लांट को इम्प्लांट किया था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की आ रही थी। NABH आज सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है हॉस्पिटल में, और उसके अंतर्गत NABL सर्टिफाइड लैब भी है। अच्छा। और आगे हमारा प्रयास इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना है। अब रही बात हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट आपने बात करी कि जो शिक्षा है, शिक्षा की गुणवत्ता बहुत महत्व रखती है। आज मैं इस पे गर्व करता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में कम से कम 45 जिले ऐसे होंगे जहाँ GSRM का पढ़ा हुआ बच्चा नर्स के रूप में काम कर रहा है। अच्छा। अपने लखनऊ में चाहे PGI आप ले लो, चाहे इटावा का PGI ले लो, एम्स आपके रायबरेली में, यहाँ का मेडिकल कॉलेज, कोई भी हॉस्पिटल यहाँ तक कि प्राइवेट में मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि इस समय हम करीब 1800 रजिस्टर्ड नर्स इस मार्केट में भेज चुके हैं। अरे वाह। तो हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है। और आज जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये हॉस्पिटल वालों को और डॉक्टरों को बदनाम करने की एक साजिश के तहत किया जाता है। नहीं तो कोई भी हॉस्पिटल, अगर जैसे हमारा हाईवे पे हॉस्पिटल है, रोज 2-3 एक्सीडेंटल आते हैं। हाँ। लेकिन हम ये नहीं देखते कि आप पहले पुलिस कंप्लेन करो या घर में वो करो। हम सबसे पहले उसका फर्स्ट एड करते हैं, इलाज करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये आरोप लगाना कि हॉस्पिटल वाले लूटते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा तो हर सेवा समर्पण सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल और चिकित्सा क्षेत्र में। ये तो बात मैं मानता हूँ कि एक डॉक्टर जितनी चैरिटी करता है, चैरिटी जरूरी नहीं पैसे से ही हो, आप बिना पैसे के मरीज देख रहे हैं वो भी तो चैरिटी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर 10 मरीज डॉक्टर देखता होगा तो एक तो बिना पैसे का देखता होगा। डॉक्टर रोहित सिकरवार साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत यंग एज में आप बिल्कुल डायनामिक पर्सनालिटी हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई प्रोफेशनल इस तरीके से डायनामिक अंदाज में बैठता है। टैटू वैटू भी आपके
ये बताते हैं कि आप बिल्कुल यंग जनरेशन को जो है लीड करते हैं। कितना मुश्किल टास्क है बीइंग अ डॉक्टर, आप जब ऑपरेशन को हेड करते हैं, आप जब चीज़ों को देखते हैं? देखिए, मैं यहाँ इस इंडिया न्यूज़ के हेल्थ कॉन्क्लेव में 3 चीज़ों पे कंक्लूज़न चाहूँगा, और ये एक अच्छा मंच होता है जहाँ हम अपनी बातों को रख सकते हैं और जहाँ से हमारी बातें लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में अच्छे से पहुँच सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना, बीमारी, उसके हर संभव इलाज, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के प्रयास जो किए जा सकते हैं बीमारी के लिए, मरीज की भलाई के लिए। आज की डेट में आप देखिए, मैं अगर उदाहरण के तौर पे आपसे ही कहूँ कि अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है किसी एक बीमारी को लेके, एक छोटी सी बहुत कोई आपको समस्या हो रही है, सपोज़ कीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप हॉस्पिटल पहुँचे, आपने डॉक्टर से बात की, 50% आप उसी समय ठीक हो जाते हैं जिस समय डॉक्टर मुस्कुरा के आपसे बात कर लेता है कि जी बताइए क्या समस्या है, क्या परेशानी है। आधी बीमारियां वहीं ख़त्म हो जाती हैं जब वो आपसे अच्छे से आपको काउंसिल करे, आपकी बीमारियों के लिए अच्छे से आपसे बात कर ले। टैबलेट, इंजेक्शन, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने पेशेंट को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके परिवार वालों को, उनके तीमारदारों को एजुकेट करेंगे, काउंसिल करेंगे, उतना इलाज आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, इलाज जो है, देखिए आप खुद ही जानते हैं कि जिला अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में हर संभव, आज की डेट में सरकार के अंदर हर संभव इलाज मुमकिन है, दिए जा रहे हैं, बेहतर दिए जा रहे हैं। फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं और इलाज कराते हैं। हम अगर अभी लखनऊ बैठे हैं तो लखनऊ से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली, मेदांता, गुड़गांव, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज के लिए जाते हैं, और फिर लोगों को खुद भी ये लगता है कि हमने 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इलाज में खर्च कर लिए। मेरा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सभी से कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम एज हॉस्पिटल, हमें अपने पेशेंट, उनके फैमिली वालों को या लोगों को ये अच्छे से समझा देना चाहिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक मेडिकल इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। साल में इसका खर्चा तकरीबन